स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी के लिए पीटी का जो टेस्ट है एडुटेरिया की तरफ से जो 27 मार्च 2022 को करवाया गया है उसका आज हम टेस्ट लेकर के आए हैं पूरे 150 क्वेश्चन। लेकिन इस 150 क्वेश्चन में अब से मैं दो पार्ट में कवर करवाऊंगा। एक में 75 क्वेश्चन, दूसरे में 75 क्वेश्चन रहेगा, यानी 1 से 75 इस टेस्ट में पार्ट 1 में रहेगा और पार्ट 2 इसका फाइनल रहेगा जिसमें 75 टू रहेगा 150 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपका दो पार्ट में ये टेस्ट अब से कवर होगा। जो भी फुल टेस्ट होगा वो अब से दो पार्ट में ही कवर होगा। तो इसका ये पार्ट 1 है और ये टेस्ट नंबर हमारा ऐसे अगर आप लोगों ने 5 का सीरीज शुरू किया होगा तो वो चौथा होगा और ये जो है ऐसे 12 नंबर टेस्ट होगा, ये पूरा जो शुरू से ज्वाइन किए होंगे तो। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 12 है और ऐसे 4 है। जो न्यू ज्वाइन किए होंगे उनके लिए चौथा टेस्ट होगा और जो पहले से ज्वाइन किए हुए होंगे उनको ये 12 नंबर टेस्ट होगा। तो लेटेस्ट है, क्वेश्चन का प्रकृति बहुत ही अच्छा है और बीपीएससी के फुल पैटर्न पे है। तो आप लोग को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसको पूरा देखें और स्किप भी ना करें। चलिए देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा, और लेकिन मैं केवल इसमें हिंदी मीडियम में करवाऊँगा टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पे आप लोग देख लें। हाँ, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से है। यहाँ पे पहला साइंस से ही शुरू किया गया है और आप लोग जानते हैं कि करीब करीब 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है। 30 क्वेश्चन साइंस से और 10 क्वेश्चन मैथ्स से। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करके सारा क्वेश्चन। पहला बोल रहा है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। यानी कि डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स वर्क्स ऑन फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए, दाब जो है बैरोमीटर सही है, तापमान पायरोमीटर, बहुत दूर की वस्तु का जो तापमान मेजर करते हैं पायरोमीटर में करते हैं, तो ये भी एक तरह से सही है। तापमान को थर्मामीटर में ही मेजर करते हैं, ये भी सही है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई भी जोड़ा जो है गलत नहीं है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से। क्यों नहीं, क्योंकि सभी जोड़ा जो है वो सही है। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये तो एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बोल रहा है बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा। हमेशा वेग की दिशा नहीं बदलता है। जैसे रैखिक गति, कोई लीनियर मोशन है या फिर घर्षण फ्रिक्शन है, तो उसमें बल की दिशा हमेशा नहीं बदलती है। तो ये गलत हो गया। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, ये भी गलत है। बल हमेशा वेग के परिमाण को नहीं बदलता है। जैसे कि अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें हमेशा परिमाण नहीं बदलता है जबकि दिशा इसका बदलता है। तो ये हमेशा यहाँ पे परिमाण का है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी बी और सी गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी ये दोनों गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो बी और सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में ध्वनि की प्रबलता। यहाँ पे प्रबलता है, याद रखिएगा। प्रबलता मतलब लाउडनेस, नॉट पिच। तारत्व नहीं पूछ रहा, तारत्व मतलब पिच, प्रबलता मतलब लाउडनेस। तो ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर यहाँ पे प्रबलता रहेगा यानी कि लाउडनेस रहेगा तो एम्पलीट्यूड मारिएगा, और अगर तारत्व रहेगा यानी कि पिच रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी मारिएगा। तो चौथा का यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर में। 5वां नंबर बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो 5वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखिए, जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तो निगेटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में बोरा भारी बिजली यानी कि हैवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, घर के अंदर धातु के दरवाजों या खिड़कियों से दूर रहना।
नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी वही हमें दिखता है। तो लाल अगर हमें दिख रही है, इसका मतलब वो वस्तु जो है वो लाल रंग को परावर्तित कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, 8वां बोला कि एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होती है? तो एमकेएस मतलब क्या हो गया? एम मतलब यहाँ पे मास हो गया, ठीक है, सॉरी मीटर हो गया, ठीक। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड। तो इससे आप निकालिए फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब एफ इक्वल टू आप एम ए कीजिएगा, ठीक है, तो मास हो गया यहाँ पे केजी और इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका जब मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक, लेकिन इसमें दिया गया नहीं है। एक और है, जैसे अगर हम यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉरी कार्य का पूछ रहा है, मैं बल का बता रहा हूँ, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। यहाँ पे कार्य का पूछ रहा है तो वर्क, यानी कि वर्क का पूछ रहा है तो वर्क मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर हो गया और बल का भी मैंने आपको बताया, तो उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो न्यूटन मीटर रहता तो वो भी हो जाता, लेकिन न्यूटन मीटर नहीं है, जूल है। तो एमकेएस में जूल भी इसका सही होता है, यानी कि न्यूटन मीटर या जूल दोनों में से कोई रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों, अगर दोनों में से कोई एक रहा तो कोई एक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जूल हो जाएगा एमकेएस सिस्टम में इसका ऐसा यूनिट। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग समानांतर श्रेणी में निकालते हैं, यानी कि पैरेलल सीरीज में है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे हम लोग R कर देंगे तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो एक चीज़ इसमें भी आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लंबा पूछ रहा है, तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों का जो है सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है। और अगर ये बढ़ते क्रम में अगर हम देखें, बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा के क्रम में देखें, तो सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगा वो गामा किरण का होगा, उसके बाद एक्सरे का होगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड का होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी में जस्ट यही पलट जाएगा। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है और यह एक सेमीकंडक्टर होता है। और इसका जो है परमाणु क्रमांक वो 14 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बुरा कार्नेलाइट किस धातु की अयस्क है? तो कार्नेलाइट जो हो जाएगा वो पोटेशियम का हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर में आइए, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम का स्ट्रक्चर क्या है? He2 और 4, यानी 2 परमाणु संख्या और 4 द्रव्यमान संख्या। तो 4 में क्या क्या हो जाएगा? 2 + 2, यानी 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो देख लेते हैं हम लोग, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट है 16 नंबर में, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। तो देखिए यहाँ पे जर्मन सिल्वर है, तो सिल्वर नाम से बहुत लोग सोचते होंगे कि सिल्वर इसमें रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिल्वर का इसमें कोई भी अंश नहीं पाया जाता है, इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा, 0% इसमें चांदी रहता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में किसका किसका कंपोजिशन रहता है। तो इसमें तांबा रहता है 50%, जस्ता रहता है 35% और निकेल रहता है 15%। 16 हो गया। नेक्स्ट आइए 17 में,
17 नंबर आइए, 17 इंपॉर्टेंट है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, जैसे हम लोग हीरे वगैरह खरीदते हैं तो 1 कैरेट का हीरा, 2 कैरेट का हीरा जैसे है, तो उस तरह से खरीदा जाता है। तो यहाँ पे कैरेट मतलब क्या होगा, भार के हिसाब में। तो याद रखिएगा आप लोग, 1 कैरेट, ठीक है, 1 कैरेट बराबर होता है कितना, 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिलीग्राम में दिया है, तो 0.2 ग्राम, ग्राम को 1/1000 कर दीजिए तो एक एक कट जाएगा, यानी 200 मिलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बोला धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, बोला मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रासायनिक युद्धों में। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो डाइक्लोरो डाई इथिल सल्फाइड होता है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से शुरू करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ये एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉयलीन TNT ये भी विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG ये भी एक विस्फोटक है। जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक निश्चेतक है, यानी कि एनेस्थेसिया है। जब कोई हार्ट बड़ा सर्जरी किया जाता है तो मरीज को जब बेहोश किया जाता है तो यही नाइट्रोक्लोरोफॉर्म यानी कि एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो ये आप लोग इसको हिंदी में निश्चेतक भी बोलते हैं, कि निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक विस्फोटक नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित यही है, और इसे जो है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये धूप और पानी से केवल अपना खाना बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ और जिससे जीवों का विकास में मदद मिला, यानी कि पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हो पाया। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, गर्म रुधिर यानी कि गर्म ब्लड वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ये इसमें गुण होता है गर्म रुधिर वाले जंतु में। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, आलू एक है। तो आलू एक क्या है, तो 22-23 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कंद, ठीक है। याद रखिएगा, कंद को इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं, TUBER। तो ये एक कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, बोल रहा है पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरिका जैंथीन के कारण। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, बोल रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल, और लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल जो होती हैं वो WBC होती हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। और इसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है लसिका ग्रंथि, याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। तो जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 हो गया। नेक्स्ट है ये 26 में, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किनका आंत के यानी कि इंटेस्टाइन के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 28 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे B12
और विटामिन के, ये दोनों का जो संश्लेषण होता है वो छोटी आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो यहाँ पे जस्ता यानी कि जिंक, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो उपस्थित होती है। और इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशय के लैंगरहेज की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसमें जिंक यानी कि जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, 30 नंबर बोल रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत यानी कि लीवर। और ये जो है हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इसमें जो है लीवर में सूजन और जलन पैदा होने लगता है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। क्यों? क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। तो डाउन सिंड्रोम किस किस कारण से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यानी कि ऐसे जो है 21 जोड़ी में जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, एक अन्य गुणसूत्र वृद्धि हो जाती है जिसके कारण 47 गुणसूत्र बन जाते हैं और यही इसका डाउन सिंड्रोम का कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, 33 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि a+1 का पावर, यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन मैथ्स है, इसका मैं केवल आंसर बता दूंगा और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका तो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग मैन्युअली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा confusion9.2.11 और वहाँ पे जो सबसे शुरू में आ जाएगा हमारा आ जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसका मैथ्स का सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो 33 का यहाँ पे आइए, 33 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। यहाँ पे अचल पद पूछ रहा है यानी कि कांस्टेंट टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20। नेक्स्ट है ये 34 में, तो 34 में यहाँ पूछ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 7 है तथा पी माइनस क्यू इक्वल टू 1 है। तो एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः पी और क्यू है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप लोग देखिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, ये भी आसान है, इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, बोल रहा है ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है तो पूछ रहा है इसमें x का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट आइए 37 में, यहाँ पे दिया गया है टर्म संख्या और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर पूछ रहा है। तो यहाँ पे 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, ये भी बहुत आसान है, तो 38 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 700। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, 39 का जो है यहाँ पे संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12, तो संख्याएं बताने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 2, 1। नेक्स्ट है ये 40 में, तो 40 में यहाँ पे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 110। नेक्स्ट है ये 141 में, 141 का यहाँ पे मैथ्स है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 41 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। और 22 जो है यहाँ पे 22 जो है रीजनिंग है, इसका देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 33। कैसे बनाइएगा? तो देखिए 8 गुना 2 + 17 = 33। उसी तरह 12 गुना 2 + 5 = 29। उसी तरह कर दीजिए 10 गुना 2 + 13 = 33। तो आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है ये 43 में, बुरा हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। और उड़ीसा के नवीन पटनायक ने अपनी अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट है ये 44 में बोला कि दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा में। ठीक है, और इसका जो विषय था वो था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। और पहला ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ था वो नई दिल्ली में 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है ये यहाँ पे 45 नंबर में दृष्टि बाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत के लिए केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा किस मशीन को विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दिव्य नयन। इसमें जो है स्पीच के माध्यम से कोई भी जो शब्द है उसको पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में 46 में बोला कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बन गए हैं। पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति पूछ रहा है तो झांग होंग हो जाएगा चीन का। ठीक है, और ये जो है झांग झोंग अगर दुनिया का पूछता तो ये तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन एशियाई की ये पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में बोला भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा DM कालियानन, जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं। 47 हो गया। नेक्स्ट है ये 48 क्वेश्चन में 48 में ये 48 में बोला कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक लवासा। और ये कौन थे, तो ये पूर्व जो थे चुनाव आयुक्त थे, और इन्होंने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में लिखे हैं। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में बोला भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी को हरा करके भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। और ये जो है ये आपका 41 साल के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने ओलंपिक में कोई पदक जीता है हॉकी टीम में। आखिरी जो भारत की हॉकी टीम ने अपना आखिरी मेडल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में बोला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार ने। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि द 40th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ITPO एट प्रगति मैदान इन दिल्ली। और इसका थीम था सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इन द एग्जामिनेशन ऑफ 24 स्टेट्स द पेविलियन ऑफ बिहार स्टेट वॉन द गोल्ड मेडल। अलॉन्ग विथ दिस बिहार ऑल्सो गोट अ गोल्ड मेडल एज अ पार्टनर स्टेट। तो ये दो चीज़ में इनको गोल्ड मेडल मिला है, दोनों में याद रखिएगा, एक पवेलियन में और एक पार्टनर स्टेट में। नेक्स्ट है ये 51 में हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो 51 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पे अनुसूचित जाति है, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति नहीं है। नेक्स्ट है ये 52 में बोला हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट है ये 53 नंबर में बोला निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ की वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। और इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग इन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगे। और इस योजना के तहत दानकर्ता इस योजना के इस हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक हॉल, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय आदि में अपना योगदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है ये 55 नंबर में
55 यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला ट्रैवल शो निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। और ये भारत का पहला ट्रैवल शो कोलकाता में शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत देश के सभी पुराने टूरिज्म प्रदर्शनी यहाँ पे देखी जा सकते हैं। नेक्स्ट है ये 56 में, 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ये 57 में, बोला केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया, यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट है ये 58 में, बोला निम्न में से, एक मिनट, पूछ रहा है कि निम्न में से किसे इस वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मेडिसिन पुरस्कार से इस वर्ष 2021 में 2 लोगों को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। पहले जो हैं वो डेविड जूलियस जो हैं यूएसए से, और दूसरे जो हैं अर्दम पटापाउटियन जो कि लेबनान से हैं, और इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो 2 लोग हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बी और डी दोनों यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 59 में, पूरा नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2.0 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और अगर पूछेगा कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश प्रथम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दिल्ली प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा द चैलेंज। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली फिल्म द चैलेंज की शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस लौटे, यानी एक रूसी फिल्म है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में, बोला अक्टूबर 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास में किस संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये जो था ये हमारा 8वां संस्करण था। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये 8वां संस्करण था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास पूछेगा तो याद रखिए भारत और श्रीलंका, समुद्र शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया, धर्मा गार्जियन पूछेगा तो भारत और जापान, और जाइमेक्स पूछेगा तो भारत और जापान। नेक्स्ट है ये 62 नंबर में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 85वां 85th स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और पहले नंबर पे इसमें 3 देश आए हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इन तीनों को 88th स्कोर प्राप्त हुए हैं। और सबसे अंतिम पायदान पे सूडान आया है जिसको 11 अंक प्राप्त हुए हैं। 62 नंबर हो गया। नेक्स्ट है ये 63 में, 63 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा असगर वजाहत को, और इनके नाटक रचना महाबली के लिए इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है ये 64 नंबर में, पूछ रहा है 13वां एशियम, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है 13वां एशियम, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 नवंबर और 26 नवंबर 2021 को कंबोडिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 65 में, बोरा किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ये फिल्म जो था 65 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश की ये फिल्म थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 66 में, 22वां फीफा विश्व कप 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये तो आप लोग को पता हो गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कतर में। लेकिन अगर 23वां फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 पूछा जाएगा तो ये यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और अगर फीफा महिला फुटबॉल कप वर्ष 2023 में इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 67 में,
बोल रहा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इससे क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो अदालतों का जो रिकॉर्ड होगा वो जेल में ई प्रमाणित रिकॉर्ड्स के साथ भेजा जा सकेगा। नेक्स्ट है ये 68 में, वर्ष 2021-25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को फिर से एक बार चुना गया है। और यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट है ये 69 में, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा की। 69 हो गया। नेक्स्ट है ये 70 में। 70 में बोला कि निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है ये 71 नंबर में, बोला वर्ष 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है 2022 में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एक चीज़ इसका और नोट कर लें कि ऑस्ट्रेलिया जो है, भारत में विदेशी पर्यटक आने के मामले में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, जबकि भारत में विदेशी पर्यटक आने के मामले में पहले नंबर पे बांग्लादेश है। और भारत में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें 3.4% ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट है ये 73 में, यहाँ पे पूछा है कि कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित है, केवल NH8 जो है दिल्ली और मुंबई से के बीच में बना हुआ है, के रास्ते में बना हुआ है, ठीक है। और NH जो 14 है, नेशनल हाईवे 14, वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। और NH जो 4 है वो याद रखिएगा, ठाणे मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। और NH6 जो है वो हो जाएगा आपका हजीरा से कोलकाता के बीच में है, ठीक है। और 44 जो है NH44 वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर पे, यहाँ पे खनन क्षेत्र है, उसका खनिज है। तो खेतरी में खनन किसका किया जाता है? तो खेतरी में तांबा का खनन किया जाता है, तो एक का 4 हो जाएगा। और वही जादूगोड़ा यूरेनियम का हो जाएगा, जादूगोड़ा यहाँ पे हो जाएगा आपका यूरेनियम। और तलचर उड़ीसा कोयला हो जाएगा। और केंद्रमुख हो जाएगा लौ अयस्क उड़ीसा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4-3-2-1। देख लेते हैं, 4-3-2-1 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का 2 पार्ट का जो पार्ट 1 है उसमें इसका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लेह में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है, जो कि 9 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे होती है। इस कारण इस क्षेत्र को शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से करके 75 क्वेश्चन इसका हो चुका है। और जल्द ही इसका पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें से 76 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन का पूरा आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मिलेगा। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एडुटेरिया की तरफ से जो 27 मार्च 2022 को जो टेस्ट लिया गया था 67th BPSC के लिए, और ये टेस्ट नंबर 12 था जो शुरू से दे रहे थे, और जो न्यू जो ज्वाइन किए होंगे उनके लिए टेस्ट नंबर 4 था। तो इसका जो टेस्ट है इसका मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 75 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, यानी कि 76 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 है और ये फाइनल पार्ट है इस टेस्ट का। तो इस तरह से हमारा ये टेस्ट जो है 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 75 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी में ही केवल करवा रहा हूँ। चलिए, तो इसे मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो 75 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 75 का तो मैंने करवा दिया है, ठीक है। और वैसे इसका आंसर हो जाएगा लेह में। नेक्स्ट है ये 76 में। 76 बोल रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट, इसमें भी पाया जाता है। मध्य चिली में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी पाया जाता है। और मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे सभी जगह जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती हैं। और ऑप्शन में पूछा है कि किस में नहीं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे तो सभी जगह पाई जाती हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है ये 77 में, बोल रहा है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सागर स्थित है। नेक्स्ट है ये 78 में, बोल रहा है भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है। तो 78 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए सुधार कर लीजिए, इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, इंसेप्टिसोल, ठीक है। 78 का यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 79 में, बोल रहा है दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलिविया से जो है वो मकर रेखा नहीं होकर गुजरती है। नेक्स्ट है 80 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सभी जो है वो सभी सही सुम्मिलित हैं, तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 81 नंबर में, बोला डोल ड्रम क्या है। तो डोल ड्रम जो है वो भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी होती है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 82 में, 82 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो 82 का यहाँ पे देख लीजिए कौन सुम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही सुम्मिलित नहीं है। गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात जुन्नागढ़ के पास है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत सही है, महादेव पहाड़ियाँ सही है मध्य भारत, मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत सही है, केवल बी जो है वो गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 82 हो गया। नेक्स्ट है 83 में, 83 यहाँ पे बोल रहा है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है यहाँ पे, तो देखिए उत्तर से दक्षिण अगर जाइएगा तो झेलम हो जाएगा, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रवि, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलज। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 4 3 2, यानी कि पहले झेलम हो जाएगा, उसके बाद चेनाब हो जाएगा, और उसके बाद रावी हो जाएगा, उसके बाद सतलज हो जाएगा। तो इस तरह से करके 1 4 3 2 हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो 1 4 3 2 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 84 में, बोल रहा है कि पापी कोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है ये 85 में, 85 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। यहाँ पे भारत की पूछ रही है, तो 85 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.7%। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर में, 86 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। तो 86 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दुलहस्ती परियोजना जो है वो चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर है, न कि झेलम नदी पर। तो ये जो है हमारा गलत है, बाकी सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट है 87 में, बोला भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 88 में, 88 में बोल रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और पहला जो भारत सचिव बना था वो लॉर्ड स्टैनली बना था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 89 में, 88 हो गया, तो 89 में आइए। 89 पे यहाँ बोल रहा है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंक।
और ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए कांग्रेस अधिवेशन और उसका महत्व। तो फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, हुआ 1937 में हुआ था और यह गांव में हुआ पहला अधिवेशन था। और लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वह 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो बी का 3 हो जाएगा। और कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, तो वो था वहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और दिल्ली जो था, दिल्ली कांग्रेस विशेष सत्र यहाँ पे 1923 में हुआ था, जिसमें सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता किया गया था, जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा 1 3 2 4। तो देख लेते हैं 1 3 2 4 किस में है। तो 1 3 2 4 ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 91 में। 91 यहाँ पे बोल रहा है कि सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो 91 का यहाँ पे देख लीजिए, इनको भारत कोकिला के नाम यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित किया गया था, सही है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है, सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि हैं, सही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये गलत है, ये एनी बेसेंट बनी थी। सरोजनी नायडू अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब सरोजनी नायडू होगा, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, जो कि एनी बेसेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए 92 में, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन 1838 ईस्वी में किया गया था और ये इनकी जो स्थापना किया था वो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जमींदारों लोगों की उनकी मांगों को लेकर के। नेक्स्ट आइए 93 में, बोरा बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डच ने। और ये जो था पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट आइए 94 में, यहाँ पे वास्तविक नाम है, उसकी उपाधियाँ हैं और पूछ रहा है कि कौन इसमें सुम्मिलित नहीं है। तो 94 का यहाँ पे देखिए, जहांदार शाह लंपट मूर्ख की उपाधि थी, सही है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधियाँ दी गई थी, सही है। अली गौहर जो था वो शाह आलम द्वितीय की उपाधि से प्रसिद्ध है, दिया गया था। तो अली गौहर शाह आलम द्वितीय, अली गौहर जो ऐसा है जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में पटना में अपना राज्याभिषेक किया था। और फर्रुखसियर जो है ग्रेनिट कायर की उपाधि इसको दिया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी सही हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 नंबर बोल रहा है कि अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी भाषा में इसे लिखी गई है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, के दत्ता। नेक्स्ट आइए 97 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन FG स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीग्रियन समिति के सदस्य नहीं थे। तो 97 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी। तो 98 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1847 ईस्वी में। और उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रुड़की कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल करके 21 सितंबर 2001 में IIT रुड़की कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए 99 में, बोरा हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में, बोरा की 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन ली ग्रैंड के साथ। और वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हो गई थी वो 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। नेक्स्ट आई 101 में, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब हुआ था। तो ये जो था ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच चला था।
नेक्स्ट आई 102 में अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की जो स्थापना था वो 1908 में तारकनाथ दास ने की थी। तो ए इसका सही हो जाएगा। अगर यूएसए में पूछे कहाँ पे, तो ये यूएसए में सिएटल के पास। 102 हो गया। नेक्स्ट आई 103 में, 103 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? तो 103 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। नेक्स्ट आई 104 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में। 105 में आइए, 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि की संबंध किस भारत के साथ किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो 105 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का जो संबंध भारत के खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट आई 106 नंबर में, बुरा निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में सजाइए। तो देखिए, खुदीराम बोस का जो फांसी पे चढ़ाया गया था 1908 ईस्वी में, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 1। ठीक है, तो 2, 3, 1 ऑप्शन बी में है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आई 107 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी रे। और पीसी रे जो है प्रफुल्ल चंद्र करके नाम है इनका, प्रफुल्ल चंद्र राय नाम है पूरा। पीसी रे का नाम याद कर लीजिए, प्रफुल्ल चंद्र राय। और इन्हें जो है भारत में रसायन विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट आई 108 नंबर में, बोला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो 108 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास 1908 के अधिवेशन में। और ये 23वां अधिवेशन था। और मद्रास 1908 का जो अधिवेशन था, 23वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आई 109 में, बोला बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मजरूल हक। ठीक है, याद रखिएगा, मजरूल हक। और वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। और होम रूल लीग की स्थापना पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। नेक्स्ट आई 109 हो गया। नेक्स्ट आई 110 में, 110 में बोला कि भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 2020 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो 110 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट आई 111 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी कि महाराष्ट्र में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, रामोसी विद्रोह और भील विद्रोह, ये दोनों विद्रोह जो था वो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। और जुआंग विद्रोह जो था ये आपका केओझर उड़ीसा में हुआ था। और चुआर विद्रोह जो था वो मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट आई 112 नंबर में, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिया खां नुहानी को। ठीक है, और ये अपनी मृत्यु 1523 तक ये इसका प्रभारी बना रहा। नेक्स्ट आई 113 नंबर में, बुरा किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? तो 113 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1666 ईस्वी में। और ये जो थे गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे वो 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। और एक्चुअली में इनका जन्म जो हुआ था पूरी वो 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 114 में, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि की ग्रंथ की रचना की? तो 114 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट आई 115 में, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो 115 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, और इसे मुहम्मदाबाद नाम दिया था। नेक्स्ट है ये 116 में, 116 बोल रहा है 116 बोल रहा है कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पे दो लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। यहाँ पे एक हो जाएगा एकाबीवा और दूसरा हो जाएगा मोसेरात। तो एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बी और सी बोथ। नेक्स्ट है 117 में, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिफिंस्टन ने। और फिरोज तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1351 से 1388 के बीच में रहा था, और इसका जो सामाजिक कल्याण के हेतु जो किया गया कार्य था उसको देखते हुए एलिफिंस्टन ने इसे सल्तनत युग का अकबर कहा था। नेक्स्ट आइए 118 में, बोला निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। तो 118 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबू निसा ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम की पुस्तकालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 118 याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि जेबू निसा जो है वो औरंगजेब की पुत्री है। और क्या हुआ था कि अकबर से पत्राचार करने के, उस समय के तत्कालीन शहजादा अकबर के साथ पत्राचार करने के कारण औरंगजेब ने इसे अपने राज्य से निकाल करके दिल्ली भेज दिया था, जिसके कारण वहाँ पे फिर दिल्ली में इन्होंने बैतुल उल उलूम का एक पुस्तकालय की स्थापना किया। नेक्स्ट है 119 में, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो 119 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। नेक्स्ट है 120 में, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदना। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री जो थी वो चंदना थी। नेक्स्ट है 121 नंबर में, निम्न में से कौन से युग्म सुमलित नहीं है। तो 121 का यहाँ पे हो जाएगा कौन सुमलित नहीं है पूछ रहा। तो यहाँ पे देखिए सभी जो क्षेत्र हैं वो सभी सुमलित हैं। नेक्स्ट है 122 में, पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो 122 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद का ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविंश ब्राह्मण याद रखिएगा किसका है। तो पंचविंश ब्राह्मण जो हो जाएगा वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन के कारण आर्थिक संकट बताया है। तो 123 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डी कौसम्बी ने। नेक्स्ट है 124 में, 124 में बोल रहा है कि भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में। याद रखिएगा भारत का भूगोल यानी कि भारत का ज्योग्राफी टॉलमी ने लिखा है। नेक्स्ट है 125 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है। तो 125 का यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, चोल वंश दंती दुर्ग, ये सही सुमलित नहीं है। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। याद रखिएगा चोल वंश का कौन था संस्थापक, विजयालय। और दंती दुर्ग किसका संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक दंती दुर्ग था। बाकी यहाँ पे गढ़वाल वंश चंद्रदेव सही है, हूण वंश तोरमन सही है, कलचुरी वंश कोकल सही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 126 नंबर में, बोरा 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। तो 126 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4, यानी कि सभी इसके कारण थे। मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय का ये सभी जो कारण दिए गए हैं 1 2 3 4, वो सभी कारण थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 127 में, किस भारतीय शासक ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। तो 127 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोधर्मन ने। ये भी याद रखिएगा, हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया किसने, यशोधर्मन ने। और हूण वंश का जो संस्थापक था वो तोरणमल था। नेक्स्ट है 128 नंबर में, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो किसको इंगित करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ये स्टैगफ्लेशन को इंगित करती है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, 129 में, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है।
तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी CPI संयुक्त, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। नेक्स्ट आइए 130 नंबर में। 130, हाँ 130 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध दर्शाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन ए लॉफर कर्व। ठीक है। नेक्स्ट है 131 में, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। यहाँ पे 20-21 पूछ रहा है वर्ष, तो याद रखिएगा 20-21 में जो हुआ था वो कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है 132 में, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा। तो 132 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु का, और ये था करीब 17,16,544 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए 133 नंबर में, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। तो 133 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 3.9%। यहाँ पे याद रखिए जीवीए का फुल फॉर्म जो इंग्लिश में होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। नेक्स्ट आइए 134 में बोला कि प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है। तो 134 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए 18.8%। नेक्स्ट है 135 में, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है। यहाँ पे वनावरण है न कि वृक्षावरण है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे वनावरण का क्षेत्र न्यूनतम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 135 का सी हो जाएगा शेखपुरा। नेक्स्ट आइए 136 में, बोला वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैमूर, जमुई, नवादा, उसके बाद मुंगेर। नेक्स्ट आइए 137 नंबर में। 137 बोल रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। नेक्स्ट आइए 138 नंबर में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो 138 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है। नेक्स्ट आइए 139 में, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेरूबारी केस में 1960 के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर एक हुआ था केस बम्बई बनाम केंद्र, और उसके बाद फिर केशवानंद भारती, ये दोनों में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को बदल करके उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। तो बम्बई बनाम केंद्र केस जो था 1994 में और केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में, ये दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। नेक्स्ट आइए 140 में, निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो याद रखें कि इसमें जो दिए गए ऑप्शन है ये सभी इसमें 1909 के प्रावधानों में था। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा निम्न में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की गई थी 1909 के अधिनियम में। प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत ये भी किया गया था। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति ये भी सही था। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, ये भी सही था। नेक्स्ट है 141 में, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो 141 का एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 4थी अनुसूची, 4थी अनुसूची में भी राज्य सभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो एक तरह से एक बार 141 का आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है, थोड़ा सा इसमें डाउट है। नेक्स्ट आई 142 में, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी समानता का अधिकार,
क्योंकि देखिए अस्पृश्यता की समाप्ति जो है वो आर्टिकल 17 में है और समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो है इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 143 में 143 बोल रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 माह के लिए। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 32 में उपबंध किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट है 144 में 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो यहाँ पे 2 बार होना आवश्यक है, यानी कि 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 में संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो उसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो 1 और 3 ये दोनों जो हैं वो तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में सही हो जाएंगे और उत्तर लिखित दिए जाते हैं और प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये जो केस है वो अतारांकित प्रश्नों में होते हैं। ठीक है, अतारांकित प्रश्नों में होते हैं। तो यहाँ पे तारांकित पूछा है तो 1 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 3 किसमें है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, और वहीं अगर पूछता कि अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में सही कौन है तो 2 और 4 सही हो जाता। नेक्स्ट है 146 में निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो 146 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4, यानी कि साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक जो है वो दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन धन संबंधी और संवैधानिक संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। नेक्स्ट आई 147 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है? तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, यानी 3 में जो है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते वो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती हैं। बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों केस में भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। तो यहाँ पे केवल 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 147 हो गया। नेक्स्ट आइए 148 में 148 का पूरा निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडलीय सचिव जो होता है वो वरीयता क्रम में 11वें नंबर पे आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो 9वें नंबर पे आता है और संघीय मंत्रिमंडल सदस्य जो है वो 7वें स्थान पे आता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो 6th स्थान पे आते हैं। तो 6, 7, 9, 11 यानी कि यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो वरीयता क्रम में सही अनुक्रम में है। तो 6, 7, 9, 11 यानी कि 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 किस में है? तो ऑप्शन डी में है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 149 में निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपने पद का शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ये जो है ये संसद सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले लेता है। जब लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो इसे फिर शपथ लेने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन हो गया है 150 नंबर। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है लोकसभा में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 84 एससी के लिए और 47 जो है एसटी सीट के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से करके ये 12 क्वेश्चन भी हमारा पार्ट 2 यानी कि फाइनल पार्ट में कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज पसंद कर रहे होंगे। और आगे भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।